हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया हुआ है। आज इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तीन एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज आखिरी दो एग्जांपल्स हैं और इसी के साथ टॉपिक वाइज ये चैप्टर नंबर 3 मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी आज जो दो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करनी है, उसमें मेरे पास एक फ्लाई व्हील है और एक जायरोस्कोप है। इसे देखेंगे जायरोस्कोप को इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या। फ्लाई व्हील से स्टार्ट करते हैं। फ्लाई व्हील क्या, देखो फ्लाई व्हील को समझने से पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा कांसेप्ट बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास सिंपली होता है आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता होता है एम आर के। मतलब अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है उसका मैस ज्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे आर्क है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान के चलो ना ये मेरे पास एक बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये रोटेट कर रही है। अगर इसका मैस ज्यादा होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा का मतलब है इसे चलाना भी, इनिशियली मूव कराना भी मुश्किल और इसे रोकना भी मुश्किल। जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है यही मतलब होता है ना, ये इंटरप्रेट किया जाता है कि इसे मूव कराना और इसे रोकना मुश्किल होगा। बहरहाल अगर इसका मैस ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और अगर इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर यही मैस मेरे पास एक्सिस के ज्यादा करीब होता तो इसका डिस्टेंस कम होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होता, क्योंकि आर कम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम। तो सिंपली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मेरे पास मैस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस पे डिपेंड करता है कि मैस डिस्ट्रीब्यूट कैसे। अगर वो एक्सिस के ज्यादा पास है तो आर कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, और अगर वो एक्सिस से ज्यादा दूर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसी वजह से जो फैन होते हैं उनका जो हैवी मटेरियल होता है, जहां पे मोटर वगैरह होती है, वो सेंटर में होती है और लाइटर वेट बाउंड्रीज की तरफ होते हैं। मतलब जो ज्यादा मैस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस है, वो एक्सिस की तरफ ज्यादा है। एक्सिस की तरफ ज्यादा है तो इसका मतलब है डिस्टेंस कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका कम, मतलब इजीली फैन मूव भी कर जाएगा और इजीली जल्दी से फैन रुक भी जाएगा। तो बहरहाल इसी प्रिंसिपल पे अब मैं एक ऐसा व्हील डिजाइन करना चाहता हूँ, एक ऐसा कंपोनेंट डिजाइन करना चाहता हूँ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा हो। तो मैं क्या करूंगा, उसका मैस बहुत ज्यादा रखूंगा और उसका जो साइज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस है, वो भी बहुत ज्यादा रखूंगा। तो फ्लाई व्हील बेसिकली मेरे पास एक ऐसा व्हील है, एक बहुत बड़ा व्हील होता है फ्लाई व्हील, या एक हैवी व्हील होता है, हैवी व्हील होता है जिसका मैस भी बहुत ज्यादा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा, मतलब इसे इनिशियली मूव कराना तो मुश्किल है ही है, लेकिन फिर इसे रोकना भी मुश्किल है। ये जो फ्लाई व्हील है, तो फ्लाई व्हील बेसिकली मेरे पास क्या इज अ मैकेनिकल डिवाइस, एक मेरे पास मैकेनिकल कंपोनेंट है विच कंसिस्ट ऑफ अ हैवी व्हील विद एन एक्सेल, जो कि एक बहुत बड़े हैवी व्हील पे जो से वो कंसिस्ट करता है और इसके साथ एक एक्सेल, एक शाफ्ट भी लगी रहती है। जैसे ये मेरे पास एक फ्लाई व्हील को मैंने रिप्रेजेंट किया और इसकी एक्सेल, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। अच्छा, इस्तेमाल किस लिए होता है इतना बड़ा हैवी व्हील, इस्तेमाल किस लिए होता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी। पहला तो ये रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है। एक मतलब तुम लोगों ने एनर्जी को इसे मूव करा दिया तो इसमें एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों को समझाता हूँ। फिर इट प्रोवाइड्स आउटपुट, स्मूथ आउटपुट फ्लक्चुएशन, ये स्मूथ आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। और नंबर 3 पे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। मतलब ये देखो, ये गाड़ियों का इंजन है, गाड़ियों के इंजन में बेसिकली होती है कि एक क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट लगी रहती है पिस्टन रोड के साथ और वो पिस्टन रोड पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे मूव करता है। मतलब यहाँ पे जब आके पेट्रोल बर्न होता है तो ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। पिस्टन जब ऊपर नीचे मूव करता है तो इसकी वजह से होता है कि ये क्रैंकशाफ्ट भी, ये इसे बोला जाता है क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट भी क्या करती है, रोटेट करती है, मूव करने लग पड़ती है और फिर ये यही आगे जो है वो गाड़ी के टायरों को, व्हील्स को रोटेट करवाती है। सिंपली गैसेस बंद करेंगी, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है गैसेस के बंद होने से, उससे क्या होता है ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये रोटेट करने लग पड़ती है और इसी से आगे जो है वो व्हील रोटेट करने लग पड़ता है। अच्छा, इस क्रैंकशाफ्ट के साथ लगा रहता है फ्लाई व्हील। जब ये पिस्टन की वजह से ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है ना, उसके साथ ही फ्लाई व्हील भी रोटेट करता है। अब जो इंजन है वो कंटिन्यूसली पावर जो है वो सप्लाई नहीं कर रहा होता, कभी हमारी रेस ज्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है। और फिर 4 स्ट्रोक्स होते हैं इसमें ना इंजन में, हम ये स्टडी करेंगे। जो इंजन है उसमें जैसे 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक्स में बस एक मरतबा वो पावर को जो है वो प्रोड्यूस करता है। पावर स्ट्रोक वाला एक ही होता है अभी मोटे मोटे तौर पर, मतलब एक मरतबा वो पावर को सप्लाई करता है। तो वो क्या होता है, ये जो पावर यहाँ से आती है क्रैंकशाफ्ट खुद भी रोटेट कराता है और फ्लाई व्हील को भी मूव कराता है। अब क्या होगा, फ्लाई व्हील रोटेशन में आ गया। अब जब इंजन पावर प्रोड्यूस नहीं ना करता, क्रैंकशाफ्ट ने तो रोटेट करना है, टायरों को तो मूव कराना है, तो उससे क्या होता है ये जो एनर्जी फ्लाई व्हील में स्टोर हुई थी, रोटेशनल एनर्जी फ्लाई व्हील में स्टोर हुई थी, वही फ्लाई व्हील
अब क्रैंक शाफ्ट को फर्दर क्या कराता है, रोटेट कराता है। इससे तुम लोगों को क्या आता है, आउटपुट में स्मूथनेस आती है। मतलब ऐसे नहीं होता कि अचानक इंजन ने एनर्जी प्रोड्यूस की तो तब आ गई एनर्जी, जब इंजन रुक गया तो टायर भी अचानक से रुक, ना ना, ये क्या होता है, एक मेरे पास स्मूथ आउटपुट आता है, स्मूथ फ्लक्चुएशंस होती है। तो एक तो ये है ना, प्रोवाइड स्मूथ आउटपुट फ्लक्चुएशन, स्मूथ आउटपुट फ्लक्चुएशन प्रोवाइड करते हैं। और फिर दूसरा, एनर्जी को रोटेशनल, फ्लाईव्हील ने क्या किया, बेसिकली रोटेशनल एनर्जी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, फिर उसी को दोबारा यूटिलाइज भी कर लिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा था। और नंबर 3 पे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, तो एक टाइप की स्टेबिलिटी आ जाती है व्हीकल्स में, गाड़ियों में, मशीनरी में। अच्छा, एप्लीकेशंस की बात करूं तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो बहुत हैवी मशीन होती है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ा व्हील लगा होता है, वो बेसिकली फ्लाई व्हील ही होता है। तो ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। यूज इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, सच एज बाइसाइकिल्स। अच्छा, बाइसाइकिल्स जो एक्सरसाइज बाइसाइकिल्स हैं उनमें प्राइमरीली ये इस्तेमाल होता है, एक्सरसाइज वाली बाइसाइकिल्स। ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हैवी मशीनरी में इस्तेमाल होता है, जायरोस्कोप्स में। जायरोस्कोप क्या है, इसे अभी देखते हैं, लेकिन अभी के लिए स्किप करो। नेक्स्ट यही एग्जांपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शिप्स में इस्तेमाल होते हैं और स्पेसक्राफ्ट में, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं और स्पेसक्राफ्ट होते हैं, उनमें भी ये फ्लाईव्हील वाला ये प्रोसेस यूटिलाइज किया जाता है। ये फ्लाईव्हील था। अब हम जायरोस्कोप की तरफ जाते हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। तो अब स्टार्ट करते हैं जायरोस्कोप को। देखो, जायरोस्कोप को समझने से पहले एग्जैक्टली होता है कि जायरोस्कोप, तो मैं वो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, उनको रिमाइंड करवा दूं। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि अगर किसी बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम है पी इस डायरेक्शन में, तो अगर मुझे इस लीनियर मोमेंटम को चेंज करवाना है तो क्या करूंगा, इसमें मैं फोर्स लगाऊंगा। तो फोर्स की वजह से क्या आता है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है। अच्छा, रोटेशनल बॉडी में ना मैं फोर्स की बजाय टॉर्क को डिफाइन करता हूँ, और रोटेशनल बॉडी में मैं लीनियर मोमेंटम की बजाय एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता हूँ। तो मैंने पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, उनको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। अगर फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, तो सेम ऐसे टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। 30 न्यूटन सेकंड से माइट भी फोर्स लगाने की वजह से 40 न्यूटन सेकंड हो गया, मतलब लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, चेंज। सेम ऐसे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, तो उस एंगुलर मोमेंटम को अगर मुझे चेंज कराना है तो मुझे क्या लगानी होगी, टॉर्क। जैसे लीनियर मोमेंटम को चेंज कराने के लिए मुझे फोर्स रिक्वायर्ड है, तो सेम ऐसे एंगुलर मोमेंटम को चेंज कराने के लिए मुझे टॉर्क रिक्वायर्ड है। ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस ओनली व्हेन इस टॉर्क इज प्रोवाइडेड। जब टॉर्क लगेगी तो तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। अच्छा देखो, एंगुलर मोमेंटम की चेंज होने से क्या मुराद है, एंगुलर मोमेंटम मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन से कोई एक भी चेंज हो गया तो उसका मतलब है वो वेक्टर चेंज हो गया। अब टॉर्क की वजह से यहाँ तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जब टॉर्क लगेगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम से की चेंज होने से मुराद है आइदर इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम ही रहे, लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब है वो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया। वो डायरेक्शन कब चेंज होगी, ऑब्वियसली जब टॉर्क लगेगी। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होगा जब टॉर्क लगेगी। यहाँ पे ये कह लो उसकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होगी जब उस पर टॉर्क लगेगी। इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे स्टडी करवाता हूं। देखो, मैंने एक एग्जांपल दी थी, एक व्हील है मेरे पास। अगर एक व्हील को मैं यहाँ पे सिंपली स्टेशनरी खड़ा करवाऊं तो क्या होगा, तो व्हील क्या कर देगा, टॉपल कर देगा। ऑब्वियस बात है, अगर मैं व्हील को स्टेशनरी रखूंगा वो व्हील गिर जाएगा एक तरफ। लेकिन अगर इसी में व्हील को अगर मैं स्पिन करवाऊं, तो जब मैं इसी व्हील को स्पिन करवाता हुआ छोड़ता हूं तो ये स्पिन, ये जो व्हील है ये आगे की तरफ मूव करने लग पड़ता है और व्हील गिरता नहीं है किसी एक तरफ। मतलब स्पिन करते हुए इसमें एक टाइप की स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आ गया। स्पिनिंग मोशन में स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, जबकि बॉडी स्पिन कर रही होती है तो वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अच्छा, इसे आप इंट्यूटिवली देखते हैं। देखो, जब एक बॉडी, जब ये व्हील स्पिन कर रही है, जब एक व्हील स्पिन कर रही है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये व्हील स्पिन करते हुए आगे जा रही है। इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के साथ मैं फाइंड आउट करता हूं। अपनी फिंगर्स को कर्ल करने इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो थंब मुझे पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो अभी इनवर्ड है। एंगुलर मोमेंटम की मेरे पास डायरेक्शन आ गई, ये व्हील स्पिन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होगी जब टॉर्क लगेगी। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस व्हेन टॉर्क इज प्रोवाइडेड। अगर इस व्हील पे टॉर्क लगेगी तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज
होगी। अगर कोई टॉर्क नहीं है तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इसी तरफ रहेगी। इसी तरफ रहने का मतलब है कि ये व्हील स्टेबलाइज होके आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब ये स्टेबलाइज रहेगा व्हाइल मूविंग, व्हाइल मोशन इट रिमेन स्टेबल। तो क्या होगा, अगर तो इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रही तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इसी तरफ रहेगी और ये व्हील स्टेबल होते हुए आगे मूव करेगा। अब देखते हैं इस पे कोई टॉर्क लग रही है कि नहीं। देखो इस व्हील पे एक, जब मैं इसे स्पिन करवा के छोड़ दूं तो इस पे एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क को कॉज नहीं करती, इसकी वजह से टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होती। अब चूंकि कोई भी टॉर्क नहीं लग रही तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहेगी। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहने का मतलब है कि व्हील स्टेबल रहते हुए आगे की तरफ मूव करता रहेगा अनटिल के फ्रिक्शन इसकी सारी की सारी एनर्जी को लूज करवा दे, सारी की सारी एनर्जी को डिसिपेट करा दे। तो जब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी, ये अगेन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज कराना है तो मुझे क्या करना होगा, टॉर्क लगानी होगी। इसी के साथ अगर मैं ऊपर हैंडल लगा दूं, हैंडल पे जब मैं टॉर्क लगाता हूँ, हैंडल से मैं जब टॉर्क लगाता हूँ, रोटेशनल इफेक्ट कॉज करता हूँ, तो इसकी वजह से इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, व्हील एक डायरेक्शन में मूव करने लग पड़ता है, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा देखो, अगर जितना ज्यादा स्पिनिंग इफेक्ट होगा ना, अगर जितनी ज्यादा एंगुलर मोशन होगी या एंगुलर मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा मुझे टॉर्क रिक्वायर्ड है उस एंगुलर मोमेंटम को चेंज करवाने के लिए। सिंपल है, लार्जर द एंगुलर मोमेंटम लार्जर विल बी द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन। जितना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर इसमें स्पिनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा है, एंगुलर मोमेंटम जितना ज्यादा होगा तो फिर इसका मतलब मुझे उतनी ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड है उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। अगर उतनी टॉर्क नहीं लगाऊंगा तो उसकी ओरिएंटेशन ना होने के बराबर चेंज होगी। ठीक है, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जायरोस्कोप को समझने के लिए कि एक बॉडी की ओरिएंटेशन वही रहती जब तक कि उसमें कोई टॉर्क ना लगे। जैसे व्हील है, उसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ओरिएंटेशन सेम रहती है ना, जब तक कि उस पर कोई टॉर्क ना लगे। जैसे टॉर्क लगा तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। और अगर ये एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा हो तो फिर मुझे ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड है उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। अब जायरोस्कोप कुछ इसी प्रिंसिपल पे होल्ड करते हैं। अब जायरोस्कोप में होता है कि एक व्हील होता है, एक व्हील होता है, उसके इर्द गिर्द 3 रिंग्स होते हैं। ठीक है, व्हील है, उसके इर्द गिर्द 3 रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स इस तरीके से माउंटेड होते हैं कि अगर एक्सटर्नली कोई टॉर्क आए तो ये रिंग उसे अपने ऊपर ले ले, मतलब ये रिंग्स मूव करने लग पड़ते हैं और वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो टॉर्क इस व्हील तक ना पहुंचे। तुम लोगों को यहाँ पे एक वीडियो भी शो हो रही है कि जहां पे एक जो व्हील है उसके इर्द गिर्द 3 रिंग्स माउंटेड है। अब क्या आ रहा है, कोई टॉर्क वगैरह लग रही है, मैं उसे आगे पीछे चला रहा हूँ, लेकिन वो क्या आ रही है, वो जो टॉर्क है वो व्हील तक नहीं पहुंच रही। वो क्या आ रही है, उससे रिंग ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जो व्हील है व्हील तक उसकी टॉर्क नहीं पहुंच रही। तो टॉर्क ना पहुंचने की वजह से उस व्हील का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उस व्हील की एंगुलर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, उसकी ओरिएंटेशन सेम ही रहेगी। जो कि अभी मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होगा जब टॉर्क लगेगी। अगर उस व्हील पे टॉर्क ही नहीं लग रहा तो उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो जो टॉर्क एक्सटर्नली को टॉर्क लग रही थी वो रिंग अपने ऊपर ले रहे हैं और व्हील तक वो टॉर्क वो इफेक्ट पहुंच ही नहीं रहा, तो इससे व्हील की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, रिंग्स आर सो माउंटेड दैट दे प्रिवेंट एनी एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द व्हील। रिंग इस तरीके से माउंटेड होते हैं व्हील के ऊपर कि वो सारे के सारे जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और एक्सटर्नल टॉर्क व्हील तक नहीं पहुंचते। अगर टॉर्क ही नहीं पहुंचेगी तो उसकी ओरिएंटेशन एंगुलर मोमेंटम वो भी चेंज नहीं होगा। इसी वजह से वो जो व्हील है उसकी ओरिएंटेशन सेम ही रहती है। सिंस नो साइजेबल टॉर्क एक्स ऑन व्हील, क्योंकि अब कोई साइजेबल या कंपेरेबल टॉर्क व्हील तक नहीं पहुंच रही, सो इट्स ओरिएंटेशन रिमेन्स अनचेंज। तो उसकी जो ओरिएंटेशन है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे इसकी एप्लीकेशन और डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो इसकी एप्लीकेशन है गाइडिंग सिस्टम ऑफ एरोप्लेन्स, सबमरीन्स एंड स्पेसक्राफ्ट। मतलब ये गाइड करती है एरोप्लेन्स को कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, सबमरीन्स को और स्पेसक्राफ्ट को। अब तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी तो तब ये मैकेनिकल सिस्टम, ये जायरोस्कोप इस्तेमाल होता था गाइडिंग सिस्टम के तौर पे। एक टिपिकल एग्जांपल मैं तुम लोगों को यहाँ पे शो करवाता हूँ। देखो ये जायरोस्कोप है, जायरोस्कोप में एक व्हील होता है, इसके इर्द गिर्द रिंग होते हैं। यहाँ पे मैंने व्हील को शो करा दी, ये एक स्पेसक्राफ्ट में या एरोप्लेन में। ठीक है, ये एक एरोप्लेन में और एरोप्लेन आगे की तरफ मूव कर रहा है और इसकी जो ओरिएंटेशन है ना, वो लेट्स सपोज इस जायरोस्कोप की जो एंगुलर मोमेंटम की जो ओरिएंटेशन है वो इस तरफ है। अगर इस पे टॉर्क लगेगी तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, लेकिन इस पे टॉर्क लगती नहीं है। वो जो रिंग है वो सारे के सारे टॉर्क अपने ऊपर ले लेते हैं, इससे अपनी टॉर्क पहुंचती है। इसका मतलब इसकी ओरिएंटेशन यही रहेगी। अब अगर जो एरोप्लेन है उसका नोज अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड, ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है, तो उससे पता लग जाता है कि वो कितने एंगल पे ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने एंगल पे नीचे की तरफ।
एंगुलर ये जो जायरोस्कोप है इसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी क्योंकि इस पे टॉर्क लगती नहीं है, रिंग सारा इफेक्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जब ये ऊपर जाती है तो यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से ये मेजरमेंट लेता है, ये जो सेंसर होते हैं इस रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं कि कितने एंगल ऊपर जा रहे हैं कितने एंगल नीचे आ रहे हैं, तो उससे वो बता देता है कि एरोप्लेन इतने एंगल ऊपर या इतने एंगल नीचे जा रहा है। यही तुम लोगों को वीएन यहाँ पे एक वीडियो में शो हो रही है, तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि जब वो एरोप्लेन नोज डाउन करता है तो वो जो एंगल है कितने एंगल पे नोज डाउन कर रहा है, जायरोस्कोप के रेफरेंस से वो तुम लोगों को वहां पे मीटर में शो करवा देता है कि इतने एंगल में वो ऊपर या इतने एंगल पे नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये सारी चीजें तुम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है? जायरोस्कोप इज अ डिवाइस, जायरोस्कोप एक डिवाइस है यूज्ड टू मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन, जो कि अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन करके रखता है रिलेटिव टू अर्थ एक्सिस, अर्थ के एक्सिस के रिस्पेक्टिव से अपनी ओरिएंटेशन को रिटेन करके रखता है। मतलब क्या, देखो अर्थ की जो ओरिएंटेशन है, अर्थ का एक्सिस है 21.5 डिग्री पे टिल्टेड, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। अब अगेन अर्थ पे भी कोई टॉर्क नहीं लग रही, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी फिक्स है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। एक्सटर्नली बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रही साइजेबल, तो इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है। अब सेम ऐसे जो जायरोस्कोप है ये भी फिक्स है, और जायरोस्कोप का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो भी फिक्स है। जायरोस्कोप की भी फिक्स है तो इसकी भी फिक्स है। तो मतलब इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ के रिस्पेक्टिव से, अर्थ के एक्सिस के रिस्पेक्टिव से रिलेटिवली फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। ये भी यहाँ पे करिए, दोनों की डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, यही बात। जायरोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन, अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है रिलेटिव टू अर्थ एक्सिस, अर्थ के एक्सिस के रिलेटिवली अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है, या और रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स ओरिएंटेशन, या ये कह सकते हो कि वो अपनी ओरिएंटेशन को रेजिस्ट करता है, उसमें आने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। वो चाहता है कि उसकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब टॉर्क लगेगी। तो इनफैक्ट ये चाहता है कि उसकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो। तो बच्चों ये था आज का जायरोस्कोप का लेक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले हमने स्टडी किया। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस ओनली व्हेन टॉर्क इज प्रोवाइडेड, लार्जर द एंगुलर मोमेंटम लार्जर विल बी द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज इट। फिर जायरोस्कोप में 3 रिंग्स माउंटेड होते हैं, एक व्हील के इनसाइड, व्हील की बाउंड्रीज में। तो क्या होता है, वो रिंग्स सारे की सारी जो एक्सटर्नल टॉर्क का इफेक्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, व्हील तक टॉर्क पहुंचती नहीं है, टॉर्क नहीं पहुंचेगी तो उसकी एंगुलर मोमेंटम, उसकी ओरिएंटेशन वो चेंज नहीं होती। फिर एप्लीकेशन गाइडिंग सिस्टम में हमने देख लिया, और फिर एट द एंड डेफिनेशन मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अर्थ एक्सिस और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन। ये डिवाइस मेरे पास जायरोस्कोप है। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।